अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में खुश खुश रह रहे होंगे। आज हमने पढ़ने हैं प्रैक्टिकल्स किस बुक के? जी बायो 202 के, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, हमने उसके प्रैक्टिकल्स जो हैं आज से स्टार्ट करने हैं। तो इसको भी हम एज़ पर यूजुअल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3। देन हम करेंगे पार्ट 2 में 4 एंड 5 एंड देन पार्ट 3 में 6 एंड 7। ओके हो गया? व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से। प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ना है? प्रेपरेशन ऑफ लेबोरेटरी सॉल्यूशंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। ये दो काम हमने करने हैं। पहले हम इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह कवर करेंगे और साथ में हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। इसमें ज़्यादातर हमने पूरे प्रैक्टिकल में जो हमने टर्म्स यूज़ करनी है, डेफिनेशंस यूज़ करनी है, जो हमने पढ़ना है, बात करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रेपरेशन ऑफ लेबोरेटरी सॉल्यूशंस एंड पीएच डिटर्मिनेशन। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1। अब हम पहले देखते हैं कि हमें अपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है। वेइंग बैलेंस, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सिलेंडर, बीकर, स्टिरर और पीएच मीटर, ये हमारे अपरेटस है। केमिकल जो हमें रिक्वायर्ड हैं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स टू से HCl, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl एज वी ऑल नो। दैट्स मिस्टेक। ओके, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन जो है वो होमोजिनस मिक्सचर होता है, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हर जगह पे, यानी कि आप किसी भी जगह से अगर कोई चीज़ उठा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप सोल्यूशन को कहीं, मतलब किसी भी टाइम पे किसी भी जगह से सोल्यूशन का कोई पार्ट उठा रहे हैं, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिवाइड हों। ठीक है, होमोजिनस का मतलब होता है सेम एट एवरीवेयर। Ions are molecules of two or more substances. A homogeneous mixture is that which has uniform composition throughout its body. ठीक हो गया? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट क्या होता है? जिस वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक हो गया? Solvent is component of a solution that is visualized and dissolving another component is called solute। एक चीज़ ये भी होती है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सोल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है। ये एक टिपिकल सी एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें मज़ीद डिज़ोल्विंग की जो है ना कैपेबिलिटी हो, या जिसमें हम और कुछ डिज़ोल्व कर सकते हो। A solution that is capable of dissolving more solute than at a given temperature that it already contains is known as unsaturated solution। अब नेक्स्ट है जी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि जिसमें मज़ीद सोल्यूशन उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर मज़ीद सोल्यूट हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। जिस सोल्यूशन में मज़ीद सोल्यूट उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। डिज़ोल्व नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, किसी भी सोल्यूट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर इतना सोल्यूट डिज़ोल्व कर देना जितना वो अपनी सैचुरेटेड कंडीशन से ज़्यादा उसके लिए हो। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि अगर आप 250 ml वाटर लें, उसके अंदर आप जो है 5 स्पून जो है, टेबल स्पून जो है ना, शुगर के ऐड कर सकते हैं। ये उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, हो गया। अब आपने उसका जो टेम्परेचर है ना वो हाई किया, आपने उसका टेम्परेचर हाई करना शुरू कर दिया, तो उसने 250 ml वाटर ने जो है ना एक 6 टेबल स्पून जो है ना वो अपने अंदर डिजोल्व कर लिए ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अब वो उसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। 6 की बजाय अगर आप यहाँ पे क्या कर लें, इसको आप इसको 7 कर लें। ठीक है, 7 जितना सोल्यूट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एडजस्ट कर सकता है, जो उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा जब सोल्यूट उसके अंदर हो तो वो उसका सुपर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। मीन्स के
जितना वो एडजस्ट कर सकता है, जितना उसके अंदर है उससे भी ज़्यादा, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर जब रेज करते हैं तो फिर जो है वो और सोल्यूट जो है ना डिज़ोल्व करता है अपने अंदर, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि भाई ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स। किसी भी चीज़ के अंदर रिलेटिव अमाउंट जो होती है ना किसी भी चीज़ की, यानी कि एक क्लास में 10 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, तो लड़के जो हैं वो लड़कियों के मामले में ज़्यादा हैं। यू कैन से दैट बॉयज़ आर मोर अबंडेंट। ठीक है, इसी तरह अगर किसी सोल्यूशन के अंदर चीनी ज़्यादा डालते हो, नमक कम डालते हो, तो चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नमक की कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन है जो रिलेटिव अमाउंट है कंपोनेंट की। It tells the ratio of the quantity of one component to the quantity of another to total quantity of the solution। यानी कि एक के हिसाब से दूसरे की जो प्रेजेंस है ना पूरे सोल्यूशन में वो हमें बताती है। मास परसेंटेज क्या होता है? The ratio of mass of solute to the mass of solution multiplied by 100 is called mass percentage। ये उसकी जो है mass percentage होती है। Means to say that के mass percentage of solute is equal to mass of solute divided by 100। इसका फॉर्मूला कुछ यूँ आएगा, mass percentage of a solute is equal to mass of a solute divided by mass of a solution। mass of a solution multiplied by 100, यानी कि ratio of mass of solute to the mass of the solution multiplied by 100 is called mass percentage। अब हमने mass of the solution निकालना है। for a liquid solution, liquid solution यानी कि आपने दूध के अंदर पानी मिलाना है जो कि बहुत ज़्यादा होता है हमारे माहौल में। it is sometimes more convenient to express the concentration in unit of percentage volume। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यानी कि अगर आपने देखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, वॉल्यूम ऑफ हनी इनटू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क, यानी कि आपने दूध में कितना शहद मिलाया मल्टीप्लाइड बाय 100, वो उसकी आपको परसेंटेज दे देगा। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पूछनी है। ये आपको फॉर्मूलाज आ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर, माइट बी पॉसिबल। पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ये पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि भाई पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं। दिस इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन होते हैं ना उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है ना ये यूनिट यूज़ हो सकता है। 1 ppm is equal to 1 milligram of solute dissolved per liter of solvent। ठीक है, यानी कि 1 mg of solute dissolved per kg of solvent। 1 मिलीग्राम यानी कि ग्राम का भी मिलीग्राम इनटू 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक हो गया। ग्राम भी नहीं है, मिलीग्राम्स है, मिलीग्राम्स यानी कि 100 टाइम्स छोटा, यानी कि 0.0 you can say that 0.1 ग्राम। ओके, ये 2 0 ये हो जाते हैं तो एक ये मिलियन में आ जाती है चीज़। आई होप सो, आई एम राइट, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू ऑल ऑफ यू। दो डिफरेंस हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के दरमियान। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं, एक मोलैरिटी है एक मोलैलिटी है। आपसे इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। मोलैरिटी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक सोल्यूट के जितने मोल्स हैं, 1 मोल्स 2 मोल्स 3 मोल्स, कितने मोलर का सोल्यूशन है, 1 मोल का है, 2 का है, 3 का है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब। मतलब अगर एक डीएम क्यूब सोल्यूशन में 1 मोल जो है डिज़ोल्व है किसी चीज़ का, तो वो उसका 1 मोलर सोल्यूशन है। मतलब अगर सॉल्ट का जो है वो 1 मोल जो है 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर में डिज़ोल्व है, हम कहेंगे कि ये NaCl का 1 मोलैरिटी का जो है सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसे कहते हैं
मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू नंबर ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब मोलैलिटी क्या होती है, इसमें हम जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द किलोग्राम्स, पहले हमने डीएम क्यूब्स में कहा, ठीक है, लिक्विड कंड में कहा, अब हम सॉलिडिटी की तरफ आ रहे हैं, किलोग्राम्स। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें आपने यूनिट चेंज किया। मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलैलिटी, इन दोनों में डिफरेंस। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर्स, उसको हम कहेंगे नॉर्मेलिटी। ज़्यादा आपसे पूछा जाता है मोलैरिटी क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यूजुअली जो है किया जाता है कि व्हाट इज़ बेसिकली मोलैरिटी, और उन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम है टू द बेस ऑफ 10 ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ये जितना कम होगा, नेगेटिव लॉगरिथम है ना, अगर पॉजिटिव हो तो ये पीएच जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन, जितनी पीएच के नंबर नीचे आते जाएंगे 3, 2, 1, उतना ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट, ठीक हो गया। पीएच ऑफ न्यूट्रल, अब इस पे जो है ना वो पीएच न्यूट्रल होती है 7 पे, हालांकि ये बड़ा नंबर है, 1 तक आते आते वो एसिडिक हो जाता है, मीन्स के हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और एसिडिटी इंक्रीज करती जाती है। अब आपसे प्रोसीजर हमने प्रिपेयर करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रिपेयर 5% NaCl सोल्यूशन, ठीक है, या फिर यू समवन कैन से प्रिपेयर 30% सोल्यूशन ऑफ NaCl, ऐसे आपसे कहा जा सकता है। तो व्हाट यू विल डू, वे 5 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड, डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड इन 25 ml ऑफ वाटर in a beaker with the help of a stirrer, transfer the content into the volumetric fluid and add some more water 10 to 20 ml to the beaker and rinse the wall of beaker and add to the same flask। आपने क्या करना है, फिर उसको रेज द वॉल्यूम टू 100 ml इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, आपने 5 ग्राम सॉल्ट लेना है, उसको पहले 25 ml में डिज़ोल्व करना है, ठीक है, फिर आपने उसको एक बड़ी जो फ्लास्क है उसके अंदर शिफ्ट करना है और उसके अंदर जो कुछ मतलब फिर उसको वाटर लेवल को रेज करते 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 आपने 100 ml तक ले जाना है, तो वो उसका जो है 5% सोल्यूशन होगा NaCl का, ठीक हो गया। अगर आपने 30% बनाना है तो आप 30 ग्राम्स ऑफ NaCl लेंगे, उसको 100 ml 25 ml वाटर में पहले डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसको फ्लास्क में शिफ्ट करके रेज करते करते जो है 100 ml तक ले आएंगे और वो आपका 30% सोल्यूशन बन जाएगा। ये आपको एग्जाम में रिटन में जो एग्जाम क्वेश्चन है वो आ सकता है, हमें आया था। प्रेपरेशन ऑफ 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन 100 ml फ्रॉम 37% HCl। आपने क्या करना है कि भाई टेक 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसके अंदर आपने जो है अब क्या करना है 37% HCl बना 10% हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन फ्रॉम 37% HCl, ठीक है, आपने इसमें से 10% निकालना है, ठीक है, 37 में से आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है C1 डिवाइडेड बाय C1V1 इक्वल टू C2V2। जब आपने इसको डिवाइड करना तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा C1 ओवर C2 इज इक्वल टू V1 ओवर V2। अब आपने इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, यानी कि C1 है हमारे पास 37 और मल्टीप्लाई बाय V1 है हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं 30, C2 है हमारे पास 10% और V2 है हमारे पास 100। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, इन दोनों को इसको यहाँ ले आना है 37 और V को इसको 100 को इस तरफ ले जाना है और आंसर जो है हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 27, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 27.02 मिलीलीटर, ठीक है।
आपने क्या करने हैं, इतना इतना मिलीलीटर 27.02 मिलीलीटर जो है आपने डिज़ोल्व कर देने हैं HCl के टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क स्लोली 50 ml में, ठीक है, 50 ml में, एंड रेज द वॉल्यूम टू 100 ml। आपने पहले कैलकुलेशंस कर लेनी है, फिर आपने उसको 100 ml उस 50 ml में उसको डिज़ोल्व करने के बाद 100 ml तक ले जाना है, pH उसकी चेक करनी है, और फिर वो आपका जो है 10% HCl का सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा 37 में से। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2। प्रैक्टिकल नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, जो हमें उनकी क्वालिटी भी बताएंगे और उनकी क्वांटिटी भी बताएंगे, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज़ उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर ये भी कि उसकी कौन सी टाइप उसमें प्रेजेंट है, तो क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। Apparatus required क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, बीकर, स्पिरिट लैम्प एंड ऑल दैट। उसके बाद थेरी की हम लोग बात कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। एज वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उसका कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एनर्जी हील्ड करते हैं, ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करके हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। मैनी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैव एम्पिरिकल फार्मूला CH2ON, लाइक इफ यू पुट 6 हियर तो CH2O यानी कि C6H12O6, ये एक रफ सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, जिसके n की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हम लोग जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं, डाइसैकेराइड्स भी होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं, ठीक हो गया। पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। डिफरेंस क्या क्या है, मोनोसैकेराइड्स की कुछ कैपेबिलिटीज़ जो आपको बता देती हूँ, जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इनको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मोनो मतलब होता है वन, स्क्राइड्स मीन शुगर, यानी कि ये एक सिंपल मोनोमर होते हैं, आप इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मज़ीद तोड़ नहीं सकते। द बैकबोन ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर अनब्रांच कार्बन चेन विच all carbons atoms are connected by a single bond, for example glucose and fructose, ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं डाइसक्राइड्स। डाइसक्राइड्स क्या होते हैं, जब इनको तोड़ा जाता है, डाई का मतलब होता है टू, स्क्राइड्स मीन शुगर, यानी कि इसमें दो मोनोमर होते हैं, ठीक है। जब आप इनको तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि माल्टोज और लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स के होते हैं स्मॉल चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लेस देन 10 या टिल कार्बन 10, मतलब इसमें 10 कार्बन हो सकती हैं, 10 मोनोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, 10 मोनोमर से ऊपर नहीं होगा उन, और वो आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ये आपका पॉइंट टू रिमेंबर है कि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जो है जुड़े होते हैं आपस में। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वो होते हैं लाइक ग्लाइकोजन्स या फिर ग्लाइकन्स, जिसमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो है ना वो पॉलीसैकेराइड में हो सकते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ठीक है। अब इनके कुछ टेस्ट हम पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट क्या होता है, इसमें आपने चेक करना होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, फ्री फॉर्म में हो, कंबाइंड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। ये सेंसिटिव टेस्ट है, मीन कि ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, जो ये बता देगा आपको इंस्टेंटली कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। मॉलिश टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसके लिए करना क्या है, अच्छा जी थोड़ा सा प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं इसका। कंसनट्रेटेड H2SO4 टू कैटेलाइज द डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर फ्रॉम हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुराल from hexose or furfural from pentose, then condense with alpha naphthol to give a violet purple colored product। तो जो violet colored product है वो आपको बताएगी कि if the carbohydrate is present or not। reagent जो हैं वो हैं concentrated sulfuric acid, molish reagent 5%, alpha naphthol solution 95% in ethanol,
यानी कि 5% अल्फा नेफ्थोल को हमने 95% इथानॉल में डाला हुआ है, मॉलिश रिएजेंट है ये हमारा, और उसके साथ हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है कोई भी। अब जो हमें मटेरियल दिया गया है, एग्जामिनर ने हमें नहीं बताया कि इसमें है या नहीं है, आपने क्या करना है कि अननाउन सोल्यूशन के आपने 1 to 2 ml डाल देते हैं, ठीक है, उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप जो है वो मॉलिश रिएजेंट के डाल देने हैं, फिर आपने उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन एन इंक्लाइंड पोजीशन एंड केयरफुली ऐड 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया कंसनट्रेटेड फॉर्म में, बिल्कुल एक साइड से, जैसे आप उसको तिरछा करके एक साइड से इसके अंदर डालते हो ना कि वो टेस्ट ट्यूब की साइड से ड्रैग होता हुआ नीचे जाए, ठीक है। अब वो जो अगर इस तरह से टेस्ट ट्यूब है ना, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ट्यूब, सॉरी, इफ़ दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब, तो इसका जो आप इस तरह इंक्लाइंड पोजीशन में उसको डालते हो ना, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो घूमता घूमता इस सोल्यूशन तक जाए, तो यहाँ पे इस, हालांकि मैंने पर्पल पेंसिल लिया है, लेकिन यहाँ पे जो पर्पल रिंग बनेगी ना, ठीक है, उस रिंग की इन प्रेजेंस जो है वो हमें इंडिकेट करेगी कि भाई इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है। मॉलिश टेस्ट की जो कलर है वो आपने याद रखना है, और ये मॉलिश रिएजेंट क्या है वो आपने याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट रिंग जो है ना, पर्पल कलर, पर्पल प्रोडक्ट रिंग, ये आपने याद रखना है, इसका कलर क्या आया था, ठीक है, पर्पल प्रोडक्ट रिंग एट द बॉर्डर ऑफ 2 लेयर्स। ठीक हो गया। उसके बाद बेनेडिक्ट टेस्ट आपने देखना है। बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए जिसमें फ्री रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि किसी को रिड्यूस कर सकता है, उसकी प्रेजेंस को हमने डिटेक्ट करना है। ये बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो स्पेशली उसके लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ना वो आप रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेस्ट यूटिलाइज मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट इन स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन। आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। द पॉइंट इज़ दैट कि हमें रिएजेंट क्या क्या चाहिए। आपने डिज़ोल्व करना है सोडियम सिट्रेट को, 173 ग्राम इसके लेने हैं। सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आपने लेना है, उसको 700 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बाय जेंटली हीटिंग द कंटेंट। Dissolve copper sulfate in about 100 ml of distilled water and separate in a separate beaker। यानी कि आपने 100 ml में जो है ना 17.3 ग्राम्स उसके डाल दिए, 700 ml, और आपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है एग्जैक्टली, 1 ml ऑफ सैंपल इन टेस्ट ट्यूब, 2 ml ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट जो आपने प्रिपेयर किया था। यूजुअली ये आपको प्रिपेयर करके दिया जाता है, लेकिन समटाइम्स जो है वो लैब्स में आपको प्रिपेयर भी कराया जाता है। आपने हीट करना है सोल्यूशन को बॉइलिंग वाटर में फॉर 2 to 3 मिनट्स। फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेट पॉजिटिव। अब आपने ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट की जो निशानी है, प्रेजेंस ऑफ रेड प्रेसिपिटेट्स इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब ये है कि रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर मौजूद हैं। आपको रिएजेंट के नाम आने चाहिए, ठीक है, और उनका कलर जो शो होता है वो आना चाहिए। प्रोसीजर आपसे रिटन में पूछा जाएगा, वाइवा में कम पूछा जाता है। जो 2-3 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं का पूछा जाता है। आयोडीन टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, आयोडीन टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट वन है। इसमें आपने क्या करना होता है, बेसिकली पॉलीसेकेराइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड को, ठीक है। Starch from colored absorption complexes with the iodine due to absorption of iodine on the polysaccharide chain. The intensity of color is dependent on the length of the unbranched or linear chain accessible for the complex. Iodine form complex with starch to give deep blue color, blue black color. Glycogen gives red color with iodine. अब आपने ये याद रखना है कि blue color किसके साथ आता है, starch give deep blue color, ब्लू ब्लैक कलर, और जो ग्लाइकोजन है वो आपको देती है रेड कलर। तो जब आप किसी भी उस अननोन सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन डालोगे, ठीक है, तो जो कलर आएगा वो आपको बताएगा कि इसमें स्टार्च है या इसमें ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, 2 ml सैंपल लेना है, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालने हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। अगर यहाँ पे रेड कलर आया होता तो प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन। ये आपने याद रखना है कि ब्लू कलर किसके साथ आएगा और रेड कलर किसके साथ आएगा। तो ये हमारे 3 टेस्ट कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ते हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 3, यानी कि पार्ट 1 जो है हमारा प्रैक्टिकल
का उसमें जो 3 प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं उसका प्रैक्टिकल नंबर 3 हम पढ़ने लगे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स। अब हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट बनाने हैं प्रोटीन्स के लिए। तो उसमें हमने क्या करना है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, एज़ वी ऑल नो कि अमीनो एसिड से बनी होती हैं। हमारी बॉडी का बहुत मेजर पोर्शन जो है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है और ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इसके लिए हम लोग ब्यूरेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, निनहाइड्रिन और ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, ज़ेंथोप्रोटिक इंपॉर्टेंट है, निनहाइड्रिन भी इंपॉर्टेंट है। मेन टेस्ट है, कुछ ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा जी, अपरेटस की तरफ आते हैं। आई एम नॉट गोना रीड थेरी। अपरेटस क्या है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, ड्रॉपर, बीकर, स्पिरिट, लैम्प। थेरी में हमने क्या करना है, एसिड्स, अमीनो एसिड्स हैव अमीनो ग्रुप, carbonyl group bonded to the same carbon atom and a side chain that varies from different amino acid. Proteins are polymers of amino acids with each amino acid residue joined to its neighbor by a specific type of covalent bond, पेप्टाइड बॉन्ड। आपको ये बताना चाहिए कि प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या है, इट्स अ जनरल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड ये जनरल टेस्ट है। जैसे मॉलिश टेस्ट था, जनरल टेस्ट डिटेक्शन के लिए सेंसिटिव होते हैं लेकिन डिटेक्ट करते हैं कि भाई है या नहीं है। लेकिन जो बेनेडिक्ट टेस्ट था वो सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर के लिए था, उसमें ऑक्सीडाइजिंग नहीं आती, वो स्पेसिफाई कर देता है चीज़ों को। ठीक है, और जो आयोडीन टेस्ट था वो मज़ीद स्पेसिफाई कर देता है कि भाई मोनोस्क्राइड है या डाइस्क्राइड है। तो निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो एक जनरल टेस्ट है। ठीक है, निनहाइड्रिन टेस्ट रिएक्ट विद अल्फा अमीनो एसिड टू गिव अ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब आपने ये याद रखना है, निनहाइड्रिन टेस्ट में जो है वो पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स आता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड। होता क्या है कि वो जो अमीनो ग्रुप होता है वो निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू पर्पल कलर जो है ना वो देता है। आपने करना क्या है, निनहाइड्रिन सोल्यूशन लेना है और साथ में अमीनो एसिड सोल्यूशन लेना है। लाइसिन ले लें, एलानिन, प्रोलीन, कोई भी, आपने सिंपली इसको डिटेक्ट करना है। ऐड 1 ml ऑफ अमीनो एसिड सोल्यूशन इनटू टेस्ट ट्यूब, 5 ड्रॉप्स ऑफ 0.2% जो है निनहाइड्रिन डालनी है उसके अंदर। टेस्ट ट्यूब को जो है ना बॉइलिंग वाटर में रख लेना है 5 के लिए। आपने उसको डायरेक्ट हीट नहीं करना, जैसे डबल बॉयलर होते हैं ना उसके अंदर आप बॉइलिंग वाटर में आपने इसको रखना है और जब आप 5 मिनट्स में रख दिए फिर आप उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर मतलब कि आपको प्रोसेस जब कंटिन्यू हो जाएगा होना तो उसमें पर्पल कलर जो है वो फॉर्मेशन होती जाएगी जो कंफर्म करेगी पर्पल कलर जो है कि भाई इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, मीन्स टू से कि प्रोटीन इसमें है। ब्योरेट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट में क्या होता है, कुछ बायोरेट बोलते हैं कुछ ब्योरेट बोलते हैं। इसमें वो प्रोटीन्स होती हैं जिसमें कम से कम 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हों, यानी कि मिनिमम जो सबसे छोटे है ना प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स, उनके लिए जो है मतलब 2 या 3 अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनी हो, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है ना उसके अंदर होने चाहिए। उसकी डिटेक्शन के लिए ब्योरेट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। रिएक्शन इनकॉर्पोरेट्स वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, उसमें ब्लू पर्पल आता था, इसमें वॉयलेट यानी कि डार्क पर्पल जो है ना वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर, क्योंकि जो कॉपर आयंस हम उसमें डालते हैं वो इंटेंसली इंक्लाइंड सॉल्यूशन प्रैक्टिकल ओके उसमें जो है वो जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसकी प्रेजेंस में जो है वो ब्योरेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और जिसकी वजह से वो डार्क पर्पल यानी कि वॉयलेट कलर जो है वो हमें शो होता है। अब इसके लिए रिएजेंट्स रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और प्रोटीन सोल्यूशन। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर डालना है 1 ml ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद आपने 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है और साथ ही 2 से 3 कतरे, ये आपने याद रखना है कि आपने कॉपर सल्फेट कितना डाला था ब्योरेट टेस्ट में। पहली बात तो ये कि आपने ब्योरेट टेस्ट जो है ना वो किस लिए इस्तेमाल करना है, उसका कलर क्या आएगा और कॉपर सल्फेट कितने % था और कितने ड्रॉप्स था, ये 3 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, तो वो जो वॉयलेट कलर अपेयर होगा वो आपको बता देगा कि भाई इसमें है। आगे है हमारा जी लास्ट टेस्ट प्रोटीन के लिए, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट क्या होता है, जनरल टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोटीन कंटेनिंग दीज 2 अमीनो एसिड। ये स्पेसिफिक टेस्ट है टायरोसिन के लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए, यानी कि
एरोमेटिक जो रिंग्स होती हैं ना, मतलब कि वो अमीनो एसिड जो बेंजीन रिंग रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, उनके लिए ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, इनमें ना बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है, 6 कार्बन रिंग्स होती हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए जो है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किया जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट जो है ना किस लिए परफॉर्म किया जाता है. Some amino acids have aromatic groups that are derivatives of benzene. उसके अंदर aromatic compounds होते हैं, ये groups होते हैं, benzene के कोई derivatives होते हैं. The amino acid tryptophan tyrosine contain activated benzene ring that readily undergo nitration to form yellow product. You have to remember that what product is going to be formed after the reaction. Intensity of yellow color increases when the reaction is carried out in basic solution. अगर आप उसको इसकी pH ज़्यादा करते जाओगे, बेसिक सोल्यूशन की तरफ जाएगा, तो येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. आपने करना क्या है बेसिकली, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, फिनाइल एलानीन जो है वो येलो कलर नहीं लेता क्योंकि रिंग इज़ नॉट एक्टिवेटेड एंड हैंड डज नॉट अंडरगो नाइट्रेशन रेडिली. फिनाइल एलानीन के अंदर बेंजीन रिंग होती है लेकिन वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता क्योंकि उसकी रिंग एक्टिवेटेड नहीं होती, वो रिएक्ट नहीं करता इस रिएजेंट के साथ. रिएजेंट आपको कौन कौन से चाहिए? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और अमाइनो एसिड सोल्यूशन. उसका प्रोसीजर आपने सिंपली क्या करना है, 2 ml ऑफ अमाइनो एसिड सोल्यूशन और 2 ml ही यानी कि इक्वल वॉल्यूम जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, हीट ओवर द फ्लेम फॉर 2 मिनट्स. आपने फ्लेम के ऊपर इसको 2 मिनट के लिए हीट करना है, बिल्कुल ऐसे टिल्ट करके, टेस्ट ट्यूब ऐसे टेढ़ी करके आपने उसके ऊपर जो है ना, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ट्यूब सॉरी, आपने उसके ऊपर ऐसे टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके, अगर ये आपका फ्लेम है ठीक है, उसके ऊपर आपने इसको जो है रखना है टिल्ट करके, इसमें आपका सोल्यूशन है, आप उसको हीट करोगे फॉर 2 मिनट्स, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, देन हीट ऑब्जर्व द कलर, हल्का हल्का कलर जो होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर. कूल द टेस्ट ट्यूब थॉरली अंडर टैप वाटर के अंदर आप उसको ठंडा करेंगे. सफिशेंट 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन. हमने अभी बात की कि जैसे जैसे सोल्यूशन की अल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी, बेसिक में आता जाएगा, बेसिक फॉर्म में, तो वो येलो कलर डीप होता जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा. दैट वाज योर प्रैक्टिकल नंबर 3. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. हमने पार्ट 1 में 3 प्रैक्टिकल्स करने थे, 1, 2 एंड 3, अब वो हो चुके हैं. अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ जिसमें हम प्रैक्टिकल नंबर 4 और 5 कवर करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन.